नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज की इस क्लास के अंदर हमने जो डिप्लोमा का जो क्वेश्चन पेपर है 2016 के अंदर इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि इस क्वेश्चन पेपर के अंदर आपके जो 30 क्वेश्चन होंगे वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के मिक्स होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग। पहले क्वेश्चन में आपको दे रखा है वी आर एम एस और एवरेज मान, यानी कि आर एम एस वोल्टेज और आर एम एस एवरेज वोल्टेज का रेशो होगा, उसका मान क्या होगा। 1.11 होगा, 1.5 होगा, 1.14 होगा या 2.0 होगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपको पता है ये आरएमएस वोल्टेज है और ये एवरेज वोल्टेज है। वैसे यहाँ ध्यान रखना कि सप्लाई का बताना चाहिए था कि कौन सी सप्लाई है, साइन वेव है या स्क्वायर वेव है, लेकिन ज़्यादातर अगर आपको नहीं दिया फिर भी आप लोग साइन वेव को मान कर ही करेंगे। तो आरएमएस और एवरेज वैल्यू का जो अनुपात होगा वो फॉर्म फैक्टर होगा और इसकी वैल्यू जो कितनी आएगी 1.11 आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो कोर होगी वो किसकी बनी होती है। तांबे की होगी, एल्यूमिनियम की होगी, कास्ट आयरन की होगी या सिलिकॉन स्टील की होगी। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये। तो कोर आपको पूछा है कॉपर होगा, एल्यूमिनियम होगा, कास्ट आयरन होगा या सिलिकॉन स्टील होगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो कोर जो होगी ये किसकी बनी होगी, ये सिलिकॉन स्टील की होगी। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो ट्रांसफार्मर की ईएमएफ समीकरण जो होता है उसके अंदर जो फाई एम जो होगा यानी कि फ्लक्स होगा, ये क्या चीज़ होगी। न्यूनतम फ्लक्स होगा, औसत फ्लक्स होगा, अधिकतम फ्लक्स होगा या आवर्ती होगी, सप्लाई आवर्ती होगी। तो मिनिमम होगा, एवरेज फ्लक्स होगा, मैक्सिमम फ्लक्स होगा या सप्लाई फ्रिक्वेंसी होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या रहेगा। तो आपको नाम यहाँ जो वैल्यू दे रखी है वो फाई एम है, यानी कि ये मैक्सिमम फ्लक्स होगा। तो इस क्वेश्चन का जो होगा वो CSN राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो कॉपर लॉस होगा वो ट्रांसफार्मर में किस बात पर डिपेंड करेगा। लोड वोल्टेज पर करेगा या लोड करंट पर करेगा, प्राइमरी वोल्टेज पर करेगा या प्राइमरी करंट पर करेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो कॉपर लॉस जो होगा ये अपने को पता है ये वोल्टेज पर करंट पर डिपेंड करेगा और वो भी कौन सी, लोड करंट पर। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। हिस्टैरिसीस हानियाँ जो होगी वो ट्रांसफार्मर के किस भाग में होगी। प्राइमरी वाइंडिंग में होगी, कोर में होगी, सेकेंडरी वाइंडिंग में होगी या इंसुलेटिंग पार्ट के अंदर होगी। तो हिस्टैरिसीस हानियाँ बता दीजिए किस पार्ट में होगी। तो हिस्टैरिसीस हानियाँ होगी चाहे भंवर द्वारा हानियाँ होगी, दोनों की दोनों किस में होगी, कोर में होगी। और इसी कारण कोर को सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है ताकि जो कोर में कौन सी हानियाँ कम हो, हिस्टैरिसीस हानियाँ। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखिए 11 जो 11 अगला क्वेश्चन दे रखा है 11 kV और 0.4 kV, यानी कि एक तरफ तो आपका 11 kV है और 0.4 kV का मतलब रहेगा 400 वोल्ट रहेगा। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और ये आवासीय क्षेत्रों के अंदर यूज़ किया जाता है। तो आपको इसके कनेक्शन बताने हैं, कनेक्शन कैसे होंगे। डेल्टा स्टार में होंगे, स्टार स्टार में होंगे, स्टार डेल्टा में होंगे या डेल्टा डेल्टा में होंगे। तो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग जो होगी वो स्टार में, डेल्टा में होगी, सेकेंडरी स्टार में होगी। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके अलावा 13 तारीख को सभी तैयार हो जाइए, जो भी स्टूडेंट कोर्स लेना चाहता है। और जो पहला जो अपने जो दिन रहेंगे, 3 दिन रहेंगे या 4 दिन जो अपने डिसाइड करेंगे, तो उन 4 दिनों पर आपको जो कोर्स होगा बहुत ही कम रेट पर मिलेगा। इसके अलावा इसमें जो टेस्ट सीरीज होगी जिसके अंदर 75 क्वेश्चन होंगे, 25 सेट रहेंगे और क्लास के जो नोट्स होंगे वो भी आपको इसमें फ्री दिए जाएंगे। मतलब इसी जो कोर्स का जो पैकेज होगा उसी के अंतर्गत रहेगा। तो अगला डीसी मशीन के अंदर जो कम्यूटेटर जो होगा वो किसका बना होगा। वो एल्यूमिनियम का होगा, आयरन का होगा, हार्ड कॉपर का होगा या स्टील का होगा। तो कम्यूटेटर की मैं अगर बात करूं तो ये हार्ड कॉपर का होगा। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जो सीरीज वाइंडिंग होगी वो किससे बनी होगी। मोटा तार होगा, पतला तार होगा, टर्नों की संख्या कम होगी, ज़्यादा होगी, उस अकॉर्डिंग आप लोग बता दीजिए।
इसके टर्मिनलों को D1 और D2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सीरीज वाइंडिंग जो होगी आर्मेचर के श्रेणी में रखी जाती है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए और इस वजह से इसको मोटा तार और कम टर्नों का बनाया जाता है। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर होगा वो डी, यानी कि थिक वायर होगा और स्मॉल टर्न होंगे। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है डीसी मशीन जो होगा उसमें कम्यूटेटर काम क्या करेगा? स्पीड कंट्रोल करेगा, कम्यूटेशन को इम्प्रूव करेगा, या जो अल्टरनेटिव करंट होगा उसको डीसी करंट में बदलेगा, या प्रत्यावर्ती वोल्टेज को डिस्ट वोल्टता में चेंज करेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डीसी मशीन में पूछा है। देखो यहाँ डीसी मशीन दिया है तो आपको एक चीज़ देना चाहिए था इसमें, मोटर है या जनरेटर, क्योंकि मोटर और जनरेटर दोनों में अलग अलग तरीके से काम करेगा। तो आप लोग जो आंसर देंगे वो जनरेटर के अकॉर्डिंग देंगे। बाई चांस अगर ऐसा कभी क्वेश्चन हो तो आप लोग जनरेटर के अकॉर्डिंग ही आंसर दीजिए। तो कम्यूटेटर काम क्या करेगा? जो आर्मेचर में ऐसी वोल्टेज बनेगा वो डीसी को अंदर क्या करेगा? चेंज करेगा। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। करंट नहीं करोगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि डीसी आपके पास शंट मोटर है और उसके आर्मेचर की घूर्णन दिशा को चेंज करना है, तो किस तरीके से करेंगे? आर्मेचर को टर्मिनल चेंज करोगे, फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल चेंज करोगे, ए या बी करोगे, इनमें से कोई नहीं करोगे। तो आर्मेचर या फील्ड के टर्मिनल जो होगा इनमें से किसी एक के चीरे चेंज करके कर सकते हो। तो यहाँ इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस होगा जनरेटर के अंदर वो किस चीज़ का रेजिस्टेंस होगा? ब्रश का प्रतिरोध होगा उसको क्रांतिक प्रतिरोध कहोगे, फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध होगा उसको कहोगे, या आर्मेचर का होगा उसको कहोगे, या इंटरपोल वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होगा उसको क्रांतिक प्रतिरोध कहा जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो फील्ड वाइंडिंग होगा, और वो भी किसका होगा? शंट, यानी कि वह अधिकतम वोल्टेज होगा जिस पर ये शंट वाइंडिंग क्या करेगी? फ्लक्स का निर्माण करेगी, जिससे जनरेटर वोल्टेज का निर्माण करेगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रेरण मोटर में जो स्टेटर कोर पटलित बनाने का कारण क्या है? यानी कि उसको लेमिनेशन किया जाता है, उसका रीजन क्या है? एडी करंट को कम किया जाता है, या हिस्टैरिसीस हानियों को कम किया जाता है, कॉपर लॉस को कम करेंगे, इनमें से किसी को नहीं। तो लेमिनेशन बता दीजिए किस रीजन से किया जाता है? तो इसको लेमिनेशन जो करेंगे वो एक चीज़ से करेंगे, एडी करंट को करने के लिए। और इसकी जो मोटाई अगर आपसे पूछा जाए तो 0.35 से 0.5 mm के बीच में रखी जाती है। ये मोटाई वही है जो आपकी उसकी जो पट्टियों की जो मोटाई जो होती है, जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियाँ लेते हैं अपने, उसी के जैसी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि स्लिप है वो 4% है, 1500 RPM पर चल रही है, तो मोटर की वास्तविक गति क्या होगी? तो 1500 का 4% निकालेंगे तो आएगा 60। तो 60 RPM गति कम कर दीजिए 15 में से, तो आपका 1440 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है कि 2% स्लिप है और 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है, तो रोटर की आवृत्ति क्या होगी? यानी कि रोटर की फ्रिक्वेंसी आपको बताना है। 100 हर्ट्ज होगी, 1 हर्ट्ज होगी, 10 हर्ट्ज होगी, या 20 हर्ट्ज होगी? तो रोटर की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो स्लिप इंटू क्या होगा? सप्लाई फ्रिक्वेंसी होगा। स्लिप की वैल्यू 2% होगी, और 2% का मतलब 2/100 करेंगे, और सप्लाई फ्रिक्वेंसी कितना? 50। तो दोनों का मल्टीप्लाई करके देखिए और डिवाइडेशन कर दीजिए, तो 1 हर्ट्ज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि डीएलओ स्टार्टर में निम्न में से किस में रक्षण नहीं होता? कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होगा उसमें किस चीज़ का रक्षण नहीं होगा? अवर करंट प्रोटेक्शन नहीं होती, नो वोल्ट प्रोटेक्शन नहीं होती, या स्टार्टिंग धारा को कम करने का ऑप्शन नहीं होता, या सिंगल फेजिंग प्रोटेक्शन नहीं होती? नाम से भी पता चल सकता है, नाम से आइडिया लगा दीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो सी, यानी कि प्रारंभिक धारा को कम नहीं करेगा, इसी का इसका नाम जो है वो डायरेक्ट ऑनलाइन है। मतलब ये काम क्या करेगा? ओवरलोड से, नो लोड से ये प्रोटेक्शन जरूर प्रदान करेगा।
ठीक है, तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। ओवरलोड से प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए ओवरलोड रिले का इस्तेमाल करेंगे। एनवीसी 9 वोल्ट से करेगी और फ्यूज होगा वो सिंगल फेजिंग से करेगा, और सिंगल फेजिंग के कारण मोटर की क्या होगी, करंट का मान बढ़ जाएगा। अगला देखिए, 3 फेज मोटर में रोटर की दिशा बदली जा सकती है। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ रोटर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर कैन बी चेंज्ड बाय। स्टेटर के साथ प्रतिरोध जोड़कर बदलोगे, स्टेटर के साथ संधारित्र को जोड़कर, या स्टेटर के साथ प्रेरकत्व को जोड़कर, या किन्हीं भी 2 फेजों को आपस में बदलकर। तो 3 फेज मोटर आपको दिया गया है, और 3 फेज के अंदर आपको पता है जो फेज क्रम होगा उसके अकॉर्डिंग मोटर की घूर्णन गति होगी। तो यहाँ इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा। अगला है कि SCR जो होगा उसमें जो परतें होगी उसमें किस प्रकार से जुड़ी होती है। PNP, NP, PN, PN, PP, NN और NN, PP। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ आपको पता है कि PN, PN इसके अंदर क्या होगी, 4 लेयर होगी, तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि SCR को अगर आप लोग सर्किट में जोड़ रहे हो तो उसका सही संयोजन बताना है, करेक्ट कनेक्शन आपको बताना है कि गेट और कैथोड दोनों को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, गेट को पॉजिटिव, कैथोड को नेगेटिव, गेट व कैथोड दोनों को नेगेटिव रखना पड़ेगा, गेट को नेगेटिव रखना पड़ेगा या कैथोड को धनात्मक रखना पड़ेगा। तो SCR का कनेक्शन आपको बताना है। तो SCR के अंदर इस तरीके से होगा, यहाँ 4 लेयर बनी होती है, ये P, N, P और N होगा, ठीक है। यहाँ अपने को पता है कैथोड होगा, यहाँ अपने को पता है गेट टर्मिनल होगा, और यहाँ क्या होगा, एनोड होगा। तो एनोड को प्लस करना पड़ेगा और यहाँ इसको माइनस देना पड़ेगा और गेट को प्लस। तो इस वजह से अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ ये जो काम करेगा, गेट को धनात्मक देना पड़ेगा और कैथोड को नेगेटिव। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि अर्ध तरंग दिष्ट कार्य का औसत मान क्या होगा। वैसे तो मैं अगर बात बताऊं तो Vm बटा में पाई रखा जाता है, लेकिन यहाँ Vm बटा पाई के साथ आपको कोस की वैल्यू भी दे रखी है, तब इसकी वैल्यू आप लोग बता दीजिए किस तरीके से करोगे। तो देखो यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो डी आंसर होगा, राइट। तो इस क्वेश्चन का Vm बटा 2 पाई 1 प्लस कोस अल्फा होगा, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में देखिए कि मटेरियल यूज फॉर स्प्रिंग फॉर कंट्रोलिंग टॉर्क इन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंडिकेटिंग का मतलब होगा जो पॉइंटर वाले जो उपकरण जो होंगे उसमें एक स्प्रिंग यूज़ करोगे कंट्रोलिंग टॉर्क उत्पन्न करने के लिए। वो स्प्रिंग आपको बताना है किसका बना होगा, वो फास्फोरस ब्रोंज का होगा, स्टील का होगा, एल्यूमिनियम का होगा या सिलिकॉन ब्रोंज का होगा। तो यहाँ फास्फोरस ब्रोंज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि फास्फोरस ब्रोंज का बना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो होता है उनमें डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न करना है अपने को। तो डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न करने के लिए अपने एक चीज़ यूज़ करेंगे, वो बताना किस विधि का यूज़ करेंगे। लिक्विड फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज़ करोगे, एडी करंट का यूज़ करोगे, एयर फ्रिक्शन का यूज़ करोगे। बता दीजिए किस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो मूविंग आयरन के अंदर आपसे पूछा गया, यानी कि जो चल लोहा जो होगा जिसके अंदर 2 प्रकार आपने पढ़ा होगा, अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो लिक्विड फ्रिक्शन होगा, एडी करंट होगा या एयर फ्रिक्शन होगा। तो इसके अंदर जो यूज़ किया जाता है वो एयर डैम्पिंग यूज़ करेंगे। आपने कभी पॉइंटर देखा होगा इस तरीके से, और यहाँ इस तरीके से होगा। तो यहाँ एक पिस्टन लगा हुआ है, एयर पिस्टन, और ये इसके अंदर वेन लगी होती है जिसको ताड़ी बोलते हैं। तो ये आपका जो सिस्टम है ये एयर फ्रिक्शन होगा। अगला देखो, डीसी पावर को मेजरमेंट करना आप लोग किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे।
इलेक्ट्रोस्टैटिक यूज़ करेंगे, इंडक्शन टाइप वाटमीटर का यूज़ करेंगे, डायनमो टाइप वाटमीटर का यूज़ करेंगे, या परमानेंट मैग्नेट टाइप इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे। तो ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ देखो डीसी पावर पूछा है, तो पावर का जो मेजरमेंट होता है वो परमानेंट मैग्नेट नहीं करता। इलेक्ट्रोस्टैटिक भी ओनली वोल्टमीटर का काम करेगा। इंडक्शन वाटमीटर केवल एसी पर काम करेगा, और जो डायनमोज होगा एसी डीसी दोनों पर करेगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला दे रखा मेगर, तो मेगर का यूज़ आपको बताना है। निम्न प्रतिरोध का मेजरमेंट करोगे, या इंसुलेशन का करोगे, या एनर्जी का मेजरमेंट करोगे, अर्थ रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करोगे। तो मेजरमेंट जो मेगर जो होगा ये हमेशा काम क्या करेगा, हाई रेजिस्टेंस मेजर करेगा, और इंसुलेशन का भी रेजिस्टेंस होगा वो हाई होगा। और इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार कोई भी जो अगर इंसुलेटिंग मटेरियल है तो उसका जो इंसुलेशन होगा वो 1 मेगा ओम से नहीं होना चाहिए कम। अगला देखिए, अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसड्यूसर इज यूज्ड वेटिंग मशीन, यानी कि जो भार तोलन मशीन जो होती है उसमें किस प्रकार के ट्रांसड्यूसर का इस्तेमाल किया जाता है। वार्डन ट्यूब होगी, आरटीडी होगा, एलवीडीटी होगा, या स्ट्रेन गेज होगा। अच्छा क्वेश्चन है, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट जो हैं इनके ये क्वेश्चन ट्रांसड्यूसर टॉपिक है। आपके आईटीआई वाले जो स्टूडेंट है उनका नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता तो बस आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्ट्रेन गेज होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी रहेगा। अगला देखिए, गति का मापन करना है तो किस ट्रांसड्यूसर का इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रेन गेज होगा, एलवीडीटी होगा, आरटीडी होगा, या टेकोजनरेटर होगा। तो स्पीड मेजर करना आपको किसी भी मशीन की, तो आप लोग एक चीज़ का यूज़ करते हो तो उस चीज़ से आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो टेको जनरेटर होगा, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला है कि जो औद्योगिक चालन में 3 कलीय प्रिरंजरा प्रारूपी मोटर को उपयोग में लेने का कारण क्या है। यानी कि स्क्विरल गेज मोटर का यूज़ करेंगे तो आप लोग बता दीजिए। उसकी सुदृढ़ संरचना होगी, उसकी लागत कम होती है, उसको आसानी से चलाया जा सकता है, या उपरोक्त सभी होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा अपना वो रहेगा अप्रोक्सिमी। तो यहाँ सारे इस क्वेश्चन के राइट आंसर होंगे। अगला है कि जो खनन कार्य जो होती है उसमें एक मोटर का प्रयोग करेंगे, उस मोटर का नाम बताना आपको। डीसी सीरीज होगा, या फ्लेम प्रूफ यानी कि जिसमें आग नहीं लगती वो पिंजरा प्रारूपी मोटर होगी, डीसी शंट मोटर होगी, या ऐसी सीरीज मोटर होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो सभी स्टूडेंट 13 तारीख को रेडी हो जाइए। कोर्स के साथ साथ आपको अच्छी टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। इसके अलावा आपको जो नोट्स जो होंगे वो इस तरीके के नोट्स मिलेंगे आपको, जो आपको किसी भी बुक्स के अंदर भी नहीं मिल सकेंगे। मतलब ये मेरा आपसे एक वादा है, क्योंकि उसमें अच्छे तरीके से आपको एक एक चीज़ आपको अच्छे तरीके से बताया गया है उन नोट्स के अंदर। और जो पहले वाले नोट्स है, अब जो नोट्स होंगे उसमें अपडेटेड नोट्स हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन का रहेगा वो बी आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मिक्सी के अंदर आपको बताना है कि किस मोटर का यूज़ करेंगे। ये तो सभी स्टूडेंट को पता होगा, बता दीजिए। इंडक्शन टाइप होगी, यूनिवर्सल होगा, रिलक्टेंस होगा, या सिंक्रोनस होगा। और कोर्स के अंदर आपको लगभग जो वीडियो मिलेगी वो बहुत ही जितने भी जो आपके टॉपिक्स होंगे वो सभी के सभी उसके अंदर मिलेंगे, और डिटेल्स उसके अंदर पूरी दी होगी। इसके अलावा उनके टॉपिकों के न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन होंगे उनकी भी क्लासें ऐड कर दी जाएगी। पहले सभी टॉपिकों का कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा, मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन चलेगा। इसके साथ साथ उनमें बीच बीच में जो भी क्वेश्चन टॉपिक जो आएगा जो न्यूमेरिकल का, तो उसके न्यूमेरिकल भी उसमें साथ साथ करवाएंगे। इसके अलावा स्पेशल न्यूमेरिकल की क्लासें भी उसमें ऐड कर दी जाएगी। तो यहाँ घरेलू मिक्सर के अंदर अगर आपसे पूछे तो यूनिवर्सल मोटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
अगला दे रखा है कि लो पावर फैक्टर होगा, उस वजह से क्या होगा, वोल्टेज का मान बढ़ेगा, रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा, या धारा का मान बढ़ेगा, उपरोक्त सभी का बढ़ेगा। कोर्स की वैलिडिटी भी 1 साल की रहेगी। 1 साल के अंदर आपकी वीडियो अपडेटेड होती रहेगी, मतलब वीडियो ऐड करते रहेंगे। तो बता दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए। यहाँ तो आपको पता है पावर फैक्टर का मान अगर कम होगा तो धारा का मान बढ़ेगा, तो आपको पता है आई समानुपाती, ठीक है, कोस फाई जो होगा वो क्या होगा, 1/आई होगा। तो करंट क्या होगी, बढ़ेगी अगर पावर फैक्टर का मान क्या होगा, घटेगा। अगला देखिए, फ्यूज़ का गलनांक क्या होना चाहिए। तो फ्यूज़ का गलनांक बता दीजिए, हाई होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, अनंत होना चाहिए, एलो होना चाहिए। तो फ्यूज है, सीरीज में जुड़ेगा, और ये इसकी जो रेटिंग होगी वो एम्पियर में होगी। इसके अलावा इसका जो गलनांक होगा वो कम होना चाहिए, उसका प्रतिरोधकता भी कम होना चाहिए। नॉर्मली ये टिन और शीशे का होता है। इसके अलावा कॉपर एल्यूमिनियम का भी यूज़ किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा। तो ये आज के 30 क्वेश्चन थे। क्लास कैसी लगी जरूर क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो मैंने आपको बताया 13 तारीख को जरूर सभी आप लोग आ जाइए। तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।